नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे आतंकवाद पर पाकिस्तान की स्वीकृति की। पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकियों को पालने के आरोप को भले ही हमेशा खारिज करता रहा हो, पर उसके मंत्री ने एक बार फिर अपने सरकार की पोल खोली है। पाकिस्तान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने स्वीकार किया है कि पुलवामा में 14 फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने साफ किया कि पूरी दुनिया एक बार फिर इस हकीकत को जान गई है कि पाकिस्तान ही वो देश है जो आतंकवाद का पोषण करता है, और पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने और प्रश्रय देने की अपनी नीति को जल्द से जल्द अगर नहीं छोड़ता और मुंबई में जो हमला हुआ था और पुलवामा हमले के दोषियों को वो जल्द से जल्द सजा दे और जो भारत का लगातार दावा रहा है उसको मानते हुए कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन क्या पाकिस्तान के मंत्री का ये कबूलनामा क्या मायने रखता है और इससे असर क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान के खिलाफ जो मुहिम चलती है आतंकवाद को लेकर, उसे प्रश्रय देने की सरकारी नीति की, उस पर क्या इसका असर होगा? साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं, क्या उससे बचने के लिए इस तरह के बयानों का सहारा लिया गया है या फिर कुछ और है? हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ विवेक काजू सर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुशांत सरीन साहब हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत काजू सर मैं आपसे करना चाहूँगा कि पाकिस्तान यूँ तो हमेशा से इनकार करता है जब भी आतंकवाद को प्रश्रय देने, या मैं कहूं कि उसकी जो एक ऑफिशियल लाइन है आतंकवाद को प्रश्रय देने, उसे पालने पोषने की, उसके खिलाफ रहता है। लेकिन जिस तरीके से मंत्री ने स्वीकार किया और जो बयान दिया है, इसे कैसे देखा जाए और ये वाकई किस तरह से पाकिस्तान की राजनीति और पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले पर कटघरे में खड़ा करता है? मैंने इनका बयान सुना, फवाद चौधरी का, और वो भी बयान उनकी कौमी असेंबली में दिया गया। और कौमी असेंबली से बढ़कर तो कोई जगह स्थान नहीं होता बयानों के लिए। एक ऑफिशियल स्टैंड होता है सरकार का, जब कौमी असेंबली में दिया जाता है तो वो एक विशेष महत्व रखता है, उससे पीछे नहीं हट सकते। वहां पर जब फवाद चौधरी ने कहा कि पुलवामा हमले में हमारी बहुत बड़ी कामयाबी हुई उसके जरिए, और इमरान खान को और कौम की कामयाबी हुई, और वो एक आतंकी हमला था, तो मेरे मन में एक ही ख्याल आया, और वो ये कि सच को पर्दे के पीछे कितना भी रखने की कोशिश की जाए, सत्य बाहर निकल ही आता है। हाँ, ये दुनिया को मालूम है, दुनिया के महान शक्तियां, आलमी कम्युनिटी जो है उसको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का एक नीति तहत सहारा लिया है। लेकिन अभी तक ये रहता था कि पाकिस्तान की सेना जो है इसमें इन्वॉल्व है, कि सेना इसका प्रयोग करती है, सेना आगे बढ़ती। लेकिन फवाद चौधरी ने तो ये साफ कर दिया कि ये सेना ही का नहीं, पाकिस्तान सरकार की भी नीति है। और उन्होंने तो बधाई दी इमरान खान को, और पाकिस्तान की जनता को बधाई दी कि देखिए हमने क्या कामयाबी की पुलवामा में। और पुलवामा में किया क्या था? एक आतंकी हमला। तो इसका मुझे लगता है भारत सरकार ने जो बयान दिया है, जो आपने जिसका जिक्र किया आपने, वो उसको इस फवाद चौधरी का जो एक ये वाक्य था, उसको हमें सब पटलों पे उजागर करना चाहिए, उसको हमें सबके सामने पेश करना चाहिए, और ये फिर मांग दोहरानी चाहिए कि दुनिया के देश पाकिस्तान की जो हकीकत है उसको माने, और पाकिस्तान पर दबाव पड़े, हर सूरत दबाव पड़े कि वो आतंकवाद का रास्ता छोड़े, क्योंकि आतंकवाद से आज के दिन तो और कई दशकों से पूरी दुनिया उलझ रही। हसनैन सर, जिस तरीके से पाकिस्तान का रुख रहा है, और ये बिल्कुल सही कहा मिर्जा साहब ने कि सभी जानते हैं, पाकिस्तान के बाहर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी, लेकिन पाकिस्तान की असेंबली में एक मंत्री का ये कबूलनामा किस तरीके से आप देखते हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं वो कितने खुलेआम अब व्यापक स्तर पर नजर आ रही, जो पहले पर्दे के पीछे और कुछ शर्म लिहाज हुआ करता था उससे अलग हो चुका है पाकिस्तान।
ये उसकी मजबूरी है या फिर कहीं कुछ और मैसेज देने की कोशिश असेंबली के अंदर इस तरीके से एक मंत्री के बयान के द्वारा? देखिए, सबसे पहले जो विवेक काटू साहब ने कहा है, बिल्कुल मैं उसके साथ सहमत हूं। पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ दौरा जो शुरू हुआ वो 1990 में नहीं, मगर असल में 1980 से शुरू हो गया था, जब पंजाब में आतंकवाद पैदा हुआ था और उसके पीछे भी हाथ पाकिस्तान का था। मगर पाकिस्तान ने इतने पिछले 40 सालों से जो सबसे बड़ा हथियार अपनाया है वो है डिनायल, या ये नामंजूरी कि हमारा हाथ नहीं है इसके पीछे। और इसके अंदर इतनी काबिलियत के साथ उन्होंने दुनिया के सामने वो पेश आए हैं, सबको बताया हर वक्त कि देखिए ये हुआ है मगर हमारा हाथ नहीं है इसके अंदर। हर साधन से, हर तरीके से, हर एजेंसी के जरिए इन्होंने ये दुनिया को कहा है हर वक्त। अब एकदम से अब आप देखें, जबकि उनकी सरकार ही खुद ही अंदरूनी तौर पर प्रेशर में है। अब आप देखिए, एफएटीएफ का भी प्रेशर है, इकोनॉमी का भी प्रेशर है, अब ऑपोजिशन का प्रेशर इतना जबरदस्त आ गया है। और उसके भी बाद जाकर और उन्हीं के मंत्री जी जाकर कहें, और वो भी नेशनल असेंबली में, जनरल असेंबली में जाकर, अपनी नेशनल असेंबली में जाकर ये बयान दें, जहां पर सबसे बड़ा रिकॉर्ड होता है कि उनका हाथ जो है, पुलवामा के पीछे हाथ जो था वो इमरान खान का था, इमरान खान सरकार का था। जो भी विवेक काटजू साहब ने सही कहा बिल्कुल, कि अब तक तो ये था कि ये रीति जो थी ये फौज की थी, एक डीप स्टेट जिसको हम कहते थे कि डीप स्टेट में सरकार नहीं है, सरकार तो अबव ग्राउंड है, मगर ये डीप स्टेट है जो सब कुछ करती है। मगर इससे तो फवाद चौधरी के साथ स्टेटमेंट के साथ तो ये लगता है कि सिर्फ ना ही डीप स्टेट, मगर ये तो पूरी सरकार जो है, इसका एक पूरा एक तरीका है ये, इसको स्पॉन्सरशिप करना, प्रॉक्सी वॉर को भारत के अंदर ले जाना। मैं बिल्कुल सहमत हूं इसके ऊपर कि ये एक मौका मिला है हमको, और ये लफ्ज जो इन्होंने इस्तेमाल किए हैं फवाद चौधरी साहब ने, कि हमने पुलवामा में जो कामयाबी हासिल की है, इमरान खान साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं, इसके बाद वो डिनाइल नहीं कर सकते हैं, वो इससे अलग नहीं हो सकते हैं स्टेटमेंट के साथ। हालांकि 2 मिनट के अंदर ही वो डिनाइल कर रहे थे अपना। मेरे ख्याल में भारत को इसको पूरे को अपनाना चाहिए और बड़े डिप्लोमेटिकली और बहुत सारे दूसरे साधनों के साथ, इंफॉर्मेशन कैंपेन के जरिए ये दुनिया के सामने लाकर इसको पेश करना चाहिए। सुशांत सर, अब तक ये एक बचाव का रास्ता पाकिस्तान में दिखता था और बाहर भी लोग काफी हद तक कई बार सहमत होते नजर आते थे कि पाकिस्तानी आर्मी सब कुछ कर रही है और सरकार कहीं ना कहीं कठपुतली की तरह नाचती है वहां पर। लेकिन जब मंत्री का ये जो स्वीकृति, ये जो कबूलनामा है, ये कहीं तस्वीर को ज्यादा साफ कर देता है। और दूसरा मेरा सवाल कि इस कबूलनामे के बाद किस तरीके से, अगर मैं जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की गतिविधियां हैं जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ जो मामले होते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो भी आतंकवाद के खिलाफ मोर्चे बने हैं, चाहे वो यूएन के थ्रू हो या विकसित देशों की ओर से, वहां पर किस तरीके से इसका असर हम देख सकते हैं या वहां पर हमारी ओर से प्रयास हो सकते हैं? आपके 2 सवाल हैं और मैं उसको 2 भाग में डील करता हूं। देखिए, जो पहली बात है, कबूलनामा अपनी जगह, लेकिन मेरे ख्याल यहाँ पर 3 लोग बैठे हैं आपके पैनल में, और मेरे ख्याल हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो जो ये लोग इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, और जिसको भारत में भी कई लोगों ने इस्तेमाल की, नॉन स्टेट एक्टर। जो फवाद चौधरी का बयान है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो जानवर है, नॉन स्टेट एक्टर, ये दुनिया में अब कहीं नहीं मिलता। ये जितने सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर हैं, ये सारे के सारे जो रियासत है या जो स्टेट है, उसी के कारिंदे हैं, उसी के अहकामात पर चलते हैं, उसी की निर्देश पर चलते हैं। तो ये जो सारा हमने आतंकवाद का जो एक पाकिस्तान को एक एलिबाई दिया जाता था कि भाई ये तो पाकिस्तान की हुकूमत इसके पीछे नहीं है, ये तो फौज है, ये सारे एक ही चट्टी वट्टी के हैं, ये सारे के सारे मिले जुले हैं। और ये एक चीज तो फवाद चौधरी ने उसको स्पष्ट कर दी। दूसरी चीज ये कि फवाद चौधरी ने और जनरल साहब जो बात कर रहे हैं कि वो इमीडिएटली पलट गए, वो मेरे ख्याल उनको सडनली रियलाइज हुआ कि यार ये तो मैंने बिल्ली थैले से बाहर निकाल दिया है। लेकिन फवाद चौधरी जो है कई वर्षों से
स्पोक्समैन रहे हैं डिफरेंट पार्टीज के। इनके लिए एक और इस्तेलाह इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में कि लोटे हैं। ये कभी मुशर्रफ के साथ थे, फिर PMLQ के साथ चले गए, फिर पीपल्स पार्टी में आ गए, अब ये इमरान खान के साथ है। तो ये क्विंट एसेंशियल जो लोटा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, ये वो है। लेकिन ये क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी हैंडल कर चुके हैं, प्रवक्ता भी रह चुके हैं, टेलीविजन एंकर भी रह चुके हैं, इनको मालूम है कि शब्दों की क्या महत्व होता है। अच्छा, अब दो शब्द हैं भारत में और दुनिया भर में। पुलवामा का जो मतलब है उसको जोड़ा जाता है एक आतंकी हमले से, और दूसरा हमला है बालाकोट का, जो भारतीय वायुसेना ने जहां पर जाकर एक अटैक किया। अब या तो एक बहुत बड़े अहमक हैं फवाद चौधरी के, इनको इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता, या उनके मुंह से ये बात जानबूझ करके निकली कि जब उन्होंने पुलवामा की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की। अच्छा, उसका भी एक संदर्भ है। वो संदर्भ ये है कि इनसे पहले इनके जो पूर्व नेशनल असेंबली के स्पीकर थे, उनका एक बयान आया था कि जो पाकिस्तान की फौज के सरबराह है, उनकी टांगें कांप रही थी, उनके पसीने छूटे हुए थे, पतलून पता नहीं ठीक थी कि नहीं, लेकिन उनकी ये हालत थी कि उनको ये डर था कि भारत की तरफ से कहीं हमला ना हो जाए, इसलिए विंग कमांडर अभिनंदन को सौंपना है। ये उस संदर्भ में और उनकी एक लिहाज से पैरवी करने के लिए फवाद चौधरी अपने आपे से बाहर हो गए, और जैसे काटजू साहब कह रहे हैं, सच उन्होंने उगल दिया कि पुलवामा हमने किया था और देखिए हमने कितनी कामयाबी वहां पर पाई। जहां तक FATF का सवाल है या जो भी और कूटनीतिक मंच हमारे सामने है, हर कूटनीतिक मंच पर हमको इसको उठाना चाहिए और भूल नहीं जाना चाहिए। एक हमारा वतीरा ये रहा है कि पाकिस्तान हमारे को बार बार फुल टॉस देता है, हम एक बारी तो छक्का लगा के फिर भूल जाते हैं। वो बार बार हमारे को लूप में चलाते रहना चाहिए, ताकि इनको दिखाते रहना चाहिए कि ये कैसे लुप्त है। एक उदाहरण उसका दूं, जब मुंबई का हमला हुआ था तो इनके जो उस समय के ISI के चीफ थे, उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया था कि ये जितने सो कॉल्ड आतंकी हैं, बैतुल्ला महसूद, तहरीक तालिबान के लोग, ये सारे बड़े राष्ट्रवादी पाकिस्तानी हैं, बड़े नेशनलिस्टिक पाकिस्तानी है, पेट्रियोटिक पाकिस्तानी है। हमने उसको भुला दिया बिल्कुल। उस चीज को हमको बार बार लेके आना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तानी कहते हैं हम भी आतंक से उतने ही प्रभावित हैं, तो इनके मुंह पे मारनी चाहिए ये बात कि भैया ये तो आपके पेट्रियोटिक पाकिस्तानी है, तो आप इनसे प्रभावित कैसे हैं। तो एक तरफ तो हमको ये प्रचार करना पड़ेगा, लेकिन हमको इतनी भी थोड़ी हकीकत पसंद रहना पड़ेगा कि दुनिया में जब डिसीजंस ली जाएंगी कूटनीतिक स्तर पर, वो राजनीतिक कारणों से ली जाएंगी, और उससे हम अपनी नजर अलग नहीं कर सकते। जब तक पाकिस्तान का उपयोग है कुछ दुनिया की शक्तियों को, तो वो पाकिस्तान को FATF में ब्लैक लिस्ट में नहीं जाने देंगे। जिस दिन वो उपयोग पूरा हो गया, तो जैसे यूज टॉयलेट पेपर होता है, वैसे पाकिस्तान को भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। लेकिन हमारे को अपनी तरफ से जितनी कार्रवाई है वो करते रहनी चाहिए। विवेक सर, वाकई जो अलग अलग फोरम है जिसका जिक्र सुशांत सर कर रहे हैं, कैसे उनका हम इस वक्त इस कबूलनामे के साथ, और जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही सरीन साहब ने कि जो पिछले गफलत या इस तरीके के जो बयान आते रहे जिसमें पाकिस्तान ने कबूलनामा किया, स्वीकृति की है, उनको एक साथ हम लेकर के कहाँ पर किस तरीके से रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान को और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उस पर शिकंजा कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक जो मदद मिलती हो अलग अलग देशों की ओर से या फिर सामरिक नजरिए से जो बड़े फोरम हैं। देखिए, सिद्धांत के नजरिए से आप देखें तो हमेशा हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे बने। हर सरकार ने कोशिश की है, मोदी सरकार ने भी कोशिश की, लेकिन इसके विपरीत पाकिस्तान का खाली एक रवैया रहा है, एक सिद्धांत पर वो चले हैं कि भारत जो है वो दुश्मन देश है और भारत के साथ शत्रुता निरंतर रहेगी, कभी कम नहीं होगी। हम, क्योंकि हमारा सिद्धांत ये रहा है कि हम इनके साथ किसी तरह, यानी हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए, पड़ोसी बदल नहीं सकते, कई सरकारों ने कहा। तो हमने हमेशा एक लचीला एक नीति अपनाई कि अगर इस आशा में कि पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे बन जाएं, तो कभी कभी जो कड़वी बातें थी पाकिस्तान के बारे में उसको दोहराते नहीं थे हम। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की फौज ही उनकी
विदेश नीति और सामरिक नीति चलाती है। भारत नीति तो खास तौर से चलाती है। हाँ, उसमें इमरान खान भी शामिल है, जो कि अब साफ है कि इमरान खान भी और ये सरकारें भी, सिविलियन सरकार भी आतंकवाद में एक इन्वॉल्व है। वो अब साफ हो गया है फवाद चौधरी की बात से। तो हमें मालूम है कि मोदी जी का जो इतना बड़ा जेस्चर था उसको भी उन्होंने ठुकराया, और फिर पठानकोट और बाद में उरी, और सबको मालूम है कि क्या आतंकवादी घटनाएं हुई, और फिर पुलवामा। हम दुनिया के सामने जो पाकिस्तान का सत्य है वो बार बार दोहराएं, चाहे वो FATF हो, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली हो, चाहे वो और रीजनल फोरम हो, जहां भी हमें मौका मिले हमें ये कहना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद से दुनिया पीड़ित है। और आप जानते ही हैं कि आजकल फ्रांस में क्या हो रहा है। तो और भारत सरकार ने उस पर बयान भी दिया है, फ्रांस का समर्थन किया है। तो फिर बहुत सी शक्तियां हैं, उनको साथ लेके, बहुत से देश हैं, उनको साथ लेके इस एक अभियान में हमें एक अभियान करके आगे बढ़ना चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में, और कि उनके आतंकी जो नीति रही है उसको दुनिया के सामने लाने के लिए। अतः हसनैन सर, क्योंकि ये एक सबसे बेहतर मौका है जब हमारे जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जिनकी लिस्ट कई बार पाकिस्तान को सौंपी गई, उनके सबूत सौंपे गए, और अब दुनिया को एक बार फिर से ये समझाने और बताने कि जब पाकिस्तान की सरकार खुद ये मानती है कि वो आतंकवाद को पोषित कर रही है, उनको पालती है, और किस तरीके से हम लोगों को दूसरे देशों में शांति को भंग करती है, ज्यादा बेहतर मौका है उसको किस तरीके से ज्यादा अच्छा पुश दिया जा सकता है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, मगर हमारा इतिहास पिछले 40 साल का दिखाता है कि जैसे विवेक काटजू साहब ने भी सही कहा कि हम ये मौके को आमतौर पर मौके से चूक जाते हैं और देखते हैं कि कोई एक वाकया लिया हमने, उसको हम बढ़ोतरी देकर आगे नहीं ले जा सकते हैं। इसको कहते हैं नैरेटिव कंट्रोल। और मैं समझता हूं कि अगर इसका कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान का नैरेटिव कंट्रोल और भारत का नैरेटिव कंट्रोल, तो इसमें पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव कंट्रोल जमाने में काफी कामयाबी हासिल की है अभी तक। मगर अब देखने में आ रहा है एकदम से कि भारत की तरफ से भी नैरेटिव कंट्रोल के ऊपर तवज्जो दी जा रही है। अभी आप हाल ही में देखिए तो 22 अक्टूबर के दिन, ये पिछले 70 साल से कभी भी ब्लैक डे नहीं बनाया जाता था, क्योंकि हम कभी बताते नहीं थे दुनिया को कि 47 की लड़ाई शुरू कैसे हुई, किसने शुरुआत की थी, 22 अक्टूबर को किस तरह से कव्वाली अंदर आए थे। मुझे बड़ी खुशी हुई इस साल कि श्रीनगर में, और वो भी SKICC जैसा इंस्टीट्यूशन के अंदर, ये कश्मीरियों के सामने ये बड़ा इंस्टीट्यूशन, ये बड़ा एक डिबेट रखा गया। मैंने भी उसके अंदर शिरकत की थी। और यहां से मैं समझता हूं कि ये रियलाइजेशन आना चाहिए लोगों के अंदर कि इस तरह के वाक्यों को लीजिए। अब आप 26/11 ही देख लीजिए, 26/11 को हमने दुनिया में उछाला है, मगर दुनिया अभी भी इसके बारे में बात नहीं समझती है। शिमला अग्रीमेंट जो है उसके बारे में लोग नहीं समझते हैं। हर जगह आप दुनिया में जाइए तो हमसे पूछा जाता है कि आप UN जनरल असेंबली के या UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन का पालन क्यों नहीं कर रहे। हमने इतने दफे अपना नैरेटिव समझाया है लोगों को किस तरह से कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर से हटा नहीं है, अपनी फौजें हटाई नहीं है, वहां प्लेबिसाइट नहीं हो सकता था। अब जो है वो इतिहास के इसको आगे ले गया है, पूरे सिचुएशन को है आगे ले गया है। अब नहीं हो सकता इस तरह का प्लेबिसाइट। ये सब हमने समझाने की कोशिश की है जी। अब जो है सोशल मीडिया है आपके सामने, थिंक टैंक्स है पूरे दुनिया के, FATF खुद है जो हर 6 महीने में मिलता है, UN जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, प्लेटफॉर्म ही प्लेटफॉर्म है। डिप्लोमैटिकली कूटनीति के तौर पे आप देखिए तो प्लेटफॉर्म ही प्लेटफॉर्म है दुनिया में। और मैं समझता हूं कि अब सिर्फ डिप्लोमैटिक सर्विस के जरिए नहीं, मगर और बहुत से जरिए इंफॉर्मेशन कैंपेन, इसका पूरा अभियान चलाना चाहिए और इस तरह से हावी होना चाहिए उनके ऊपर कि हमारा नैरेटिव जो है वो दुनिया अपनाए, उसको माने। ओके, सुशांत सिंह सर, क्योंकि एक बड़ा अहम सवाल यह खड़ा होता है कि दुनिया में चाहे UN की हम बात करें, असेंबली की बात करें, या फिर बहुत बड़े बड़े फोरम हैं विकसित देशों के, विकासशील देशों के, आतंकवाद को लेकर सबकी राय कमोवेश कागज पर या स्पीच पर एक जैसी दिखती है। लेकिन जब कोई एक राष्ट्र और वहां की सरकार इस तरीके से असेंबली में ऐलान कर रही हो
कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, किस तरीके से दे रही थी, कैसे साथ खड़ी है? क्या फिर भी किसी सबूत या किसी और मुहिम की जरूरत होती है? और अगर नहीं तो फिर इन संस्थाओं का आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना या फिर जो एजेंडा सेट करने का तरीका है या जो प्रोसेस है वो फिर किस तरीके से फॉल्टी है? मैं कहूँ कि सीधे तौर पर किसी काम का नहीं है। यार कविन, ये फॉल्टी होने की बात नहीं है, ये मेरे ख्याल। अब आप मुझे एक चीज बताए, सूडान या आप समझिए कोई और रवांडा में उनके जो संसद है, कोई आदमी खड़ा होकर कोई एक बयान दे देता है, तो वो भारत में किसी ने सुना नहीं होगा, किसी ने उसके बारे में बॉदर नहीं किया होगा, क्योंकि हमारा कुछ लेना देना नहीं है वहां पर। या आप समझिए माली में किसी ने बोल दिया या नाइजर में किसी ने बोल दिया। अब पाकिस्तान की जो हैसियत है इन मुल्कों से थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर दुनिया भर की नजरें 24 घंटे उनके ऊपर केंद्रित रहती हैं। अच्छा, वो भाषा भी उर्दू में उसने बात की तो वो किसी को समझ आएगी नहीं आएगी, जब तक उसका अनुवाद होगा वो बात निकल जाती है बाहर। और ऐसी बहुत सारी फुल टॉसेस आई हैं पाकिस्तान से। अब प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान को सारी दुनिया देख रही होगी, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि उनके जो प्रधानमंत्री वहां पर यूएन में जाकर एक स्पीच देते हैं तो सारी दुनिया कान लगा के बैठी हुई है उनको सुनने के लिए, ऐसी बात भी नहीं है, वो खाली हॉल होता है। अब ये हमारी इसलिए जिम्मेदारी हो जाती है कि जब उन्होंने इस टाइप की एक हिमाकत करी है तो जो जनरल साहब कह रहे हैं कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसी चीजों को पकड़कर हमको, जब हम लोग काटजू साहब की जो पुरानी बिरादरी है, जब अपने लोगों से दुनिया भर में मिलते हैं तो कॉन्स्टेंटली इस बात को ड्रिल करते रहना चाहिए, हर फोरम पर करना चाहिए, हर मीटिंग में करना चाहिए, हर जगह करना चाहिए, हर तरीके से करना चाहिए। हम उसमें चूक जाते हैं। उसका एक कारण यह है कि हम लोग सिर्फ अपना सारा का सारा जो ध्यान है पाकिस्तान के ऊपर केंद्रित नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम दुनिया के साथ एंगेज करना चाह रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हुआ, आर्थिक चीजें हुई, अर्थव्यवस्था की बातें हुई, तमाम और चीजें हैं जिस पर हम दुनिया के साथ एंगेज करते हैं। उसका एक छोटा सा भाग पाकिस्तान है और उसी का एक थोड़ा सा और बड़ा भाग आतंकवाद है। लेकिन हमको फिर भी इन दोनों चीजों को लगातार निरंतर लोगों को बताते रहना चाहिए, हर फोरम से बताना चाहिए, हर मीडियम का, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसका इस्तेमाल करके बात करनी चाहिए और उन भाषाओं में बात करनी चाहिए जो दुनिया में समझ आती है। अगर हम अपनी बात अपने साथ ही करते रहेंगे तो वो आपस में तो कन्विंस हो जाएंगे, लेकिन हमारी ऑडियंस क्या है? दुनिया है। तो हमारे को दुनिया के साथ एंगेज करना है। तो इसलिए कूटनीतिक मंच पे जो जनरल साहब बात कर रहे हैं उसी चीज को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी चीजों को छोड़ दें, उनको बिल्कुल आगे बढ़ाना पड़ेगी बात, लेकिन उसके साथ साथ ये वाली बात भी हर पटल पर हमको रखनी पड़ेगी और दुनिया को अवगत कराना पड़ेगा कि पाकिस्तान के क्या कैरेक्टर है, किस तरीके का रियासत है और किस तरीके के लोग हैं और किस तरीके का आतंकवाद वहां से पनपता है। तभी ये बात आगे कहीं पे जाके लोगों के जहनों में उतरेगी और हम जो चाहते हैं वो हमारे को मिल पाएगा। काजू सर, एक आखिरी सवाल आप सर, मुकाम कैसे हासिल होगा? और जैसे कि सेरीन साहब ने कहा कि जो डिप्लोमेटिक रूट है वो बेहतर, और हसनैन सर ने जो कहा कि कैसे हम उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं सही जगह, सही लोगों तक, ताकि जो डाउट हैं वो यकीन में बदले कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को फैला रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि दुनिया में काफी हद तक यकीन तो है पाकिस्तान की नीतियों पर, और पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो सभी जानते हैं। खासतौर से 9/11 के वाकये के बाद तो जब दुनिया ने आतंकवाद को एक गंभीरता से लिया, उसके पहले ये था कि आतंकवाद जो है वो खाली कुछ देशों की समस्या है, दुनिया की समस्या नहीं है। लेकिन उसमें परिवर्तन आया। हाँ, ये सही है कि अभी तक एक सेगमेंटेड अप्रोच है कि यानी अगर मुझे आतंकवाद, कोई देश समझते हैं कि उन्हें आतंकवाद से तकलीफ है तो उनको उनको समस्या बड़ी लगती है, और देश जो हैं वो कहते हैं ये तो आपकी समस्या है, आप निपटें। लेकिन इस सब को बदलने के लिए अब हमें, जैसे जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया, कि एक नैरेटिव बनानी पड़ेगी और वो नैरेटिव बहुत ही प्रोफेशनल तरह से बननी पड़ेगी और उसका उपयोग
हमारा राजनीतिक वर्ग, हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे और सिक्योरिटी एक्सपर्ट सबको करना पड़ेगा कि दुनिया के सामने ये बात एक बार नहीं बार बार रखी जाए कि देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, और पाकिस्तान ही सोर्स है दुनिया में आतंकवाद का, जो कि हकीकत है कि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद का प्रयोग करा है अपने अपने लक्ष्य और उद्देश्य हासिल करने के लिए। और अब दुनिया को ये दृढ़ता से मांग करनी पड़ेगी, हर रूप में मांग करनी पड़ेगी, हर रूप में प्रेशर डालना पड़ेगा पाकिस्तान की सिविलियन सरकार पे, पाकिस्तान की फौज पर, कि इसका वो सहारा छोड़े। और जो तंजीमें उन्होंने खड़ी की हुई, लश्कर तौयबा, जैश ए मोहम्मद और हिज़्ब मुजाहिदीन जिसको पनाह देते हैं, इन सब को वो खत्म करे। और जब तक वो ये नहीं करेगा उस पर सैंक्शंस लगेंगे, और जैसे FATF उसको ग्रे लिस्ट में डाला है, उसको फिर ब्लैक लिस्ट के भी खतरा होगा, तभी जाके पाकिस्तान सुधरेगा कुछ हद तक। क्या वो अपनी पूर्ण रूप से नीति बदलेंगे? मुझे नहीं लगता, मैं वाकई आपको कहूं, क्योंकि आतंकवाद को उन्होंने अपनी सामरिक नीति का एक विशेष अंग बनाया हुआ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी राय जाहिर करने के लिए, समझाने के लिए हमारे दर्शकों को कि पाकिस्तान के मंत्री का वहाँ के असेंबली में जो कबूलनामा है उसके मायने क्या हैं और इसका असर पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने की दिशा में कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे दुनिया को हम दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान जो अब तक इनकार करता था आतंकवाद के साथ मिले होने या उसे प्रेशर देने की जो उसकी राजनीतिक और सरकारी नीतियां हैं वो सच है। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।